हेलो ऑल, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज हम लोग हमारे वन कंसेप्ट डे सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बहुत बार हम लोग न्यूज़पेपर के अंदर या टीवी चैनल्स के ऊपर इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन देखते हैं और इसी टॉपिक के ऊपर पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में एक मेंस का सवाल पूछा गया। अब वो क्वेश्चन क्या था, कैसे उस क्वेश्चन को हमने अप्रोच करना था, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का कंसेप्ट क्या है। अगर आसान भाषा में मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूं तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब है एक ही टाइम पे लोकसभा और जो विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाए। तो आज के वीडियो में साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले क्या हुआ करता था हमारे देश में या नहीं हुआ करता था, क्या चैलेंजेस हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने में और क्यों साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए, इन अलग अलग मुद्दों के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो मेंस एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया था 2018 में वो साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड किस तरीके का सवाल था। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस टू गो फॉर दिस साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। क्लियर, आसान सवाल है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, पहले हम कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, फिर हम इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, जैसा कि वन कंसेप्ट डे सीरीज में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात करेंगे तो देखिए थोड़ा सा मैं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर वैसे मैं थोड़ा सा रिलेट करूं आपको, इस स्पेसिफिक टाइम पे साउथ अफ्रीका की बात की जाए, जर्मनी की बात की जाए, क्लियर, ब्रिटेन की बात की जाए, वहां पे साइमल्टेनियस इलेक्शन का कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो क्या हिंदुस्तान में, क्या इंडिया में ये स्पेसिफिक कंसेप्ट जो है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना फिजिबल है या नहीं है? इसके लिए एक छोटा सा और कहानी हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में मैं आपको बताता हूं। जब हम लोग आजाद हुए, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए और सबसे पहले इंडिया में इलेक्शंस हुए, दैट इज 1951-52 में सबसे पहले इलेक्शंस हुए थे। 51 के एंड में कुछ जगहों के ऊपर इलेक्शंस हुए थे, 52 में फाइनली जो है हमें रिजल्ट देखने को मिला और एक सरकार, पहली गवर्नमेंट जो है वो हमारे देश की बनी। क्लियर, उसके बाद सब्सिक्वेंट इलेक्शंस हुए, 1956 में इलेक्शंस हुए, क्लियर, उसके बाद 1962 में इलेक्शंस हुए, 1967 में इलेक्शंस हुए। तो जितने भी इलेक्शंस 52 की बात की जाए, 56 की बात की जाए, 62 की बात की जाए या 67 इलेक्शंस की बात की जाए, ये वो टाइम पीरियड था जहां पे हमारे देश के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही हुआ करते थे। यानी कि जब भी लोकसभा का इलेक्शन हुआ करता था उसी स्पेसिफिक टाइम पे जितनी भी स्टेट्स हमारे देश के अंदर उस स्पेसिफिक टाइम पे मौजूद थी, जहां जहां स्टेट लेजिस्लेचर था वहां पे भी इलेक्शंस हुआ करते थे। तो लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी रहती है वहां से कौन बनता है? आपका प्रधानमंत्री बनता है। और स्टेट लेजिस्लेचर में जिसकी मेजोरिटी रहती है वहां से आपका क्या बनता है? चीफ मिनिस्टर बनता है। तो हम लोग देखते थे कि पीएम और सीएम ऑलमोस्ट सेम टाइम पे या एक ही इलेक्शन प्रक्रिया के थ्रू जो उनको इलेक्ट किया जा रहा था। एक ही इलेक्शन प्रक्रिया का मेरा मतलब क्या है कि आज अगर वोटिंग है तो आज मैं लोकसभा के लिए अपने कैंडिडेट को भी वोट डालूंगा और विधानसभा यानी कि एमएलए को या लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी आज ही वोट डालूंगा। तो एक आसान भाषा में 2 वोट आज के दिन कास्ट किए जाएंगे। तो जो अलग अलग टाइम पे आप खुद इमेजिन करिए, जैसे पंजाब का ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो 2019 में हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हुए और पंजाब में अगले साल यानी कि 2022 में विधानसभा के इलेक्शंस है। तो अगर ये इलेक्शन एक साथ कंडक्ट होते तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो काफी फेवरेबल रहती, थोड़ा खर्चा कम रहता। उन्हीं एस्पेक्ट्स के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फायदे हो सकते थे। क्लियर, लेकिन आजकल के टाइम पे तो ऐसा नहीं है, लेकिन उस जमाने में ऐसा हुआ करता था। इनिशियली एटलीस्ट जब हमारे पहले 4 लोकसभा के इलेक्शंस हुए वहां पे साइमल्टेनियस इलेक्शन ही हम लोगों को देखने को मिला। स्टेट और जो यूनियन यानी कि लोकसभा और जो विधानसभाएं थी वहां पे सेम टाइम पे इलेक्शंस हो रहे थे। अब अगला सवाल आया, फिर ऐसा क्यों हुआ? जैसे आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको एग्जांपल दिया कि आज हम लोगों को साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं। बहुत कम स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वहां पे हमें साइमल्टेनियसली इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। इसके पीछे एक कहानी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखो हुआ क्या करता था कि 1967 से पहले एक ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश के अंदर हुआ करती थी, दैट इज कांग्रेस पार्टी। तो वही पार्टी जो है वो सेंटर में रूल करती थी, यानी कि लोकसभा में भी उन्हीं के ही मेजोरिटी आती थी और वहीं का ही प्रधानमंत्री बनता था कोई। और अगर मैं विधानसभा की बात करूंगा तो वहां पे भी मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स में, ऑलमोस्ट सारी की सारी स्टेट्स में कांग्रेस की सरकारें ही बना करती थी। लेकिन 1967 के बाद धीरे धीरे जो हवा है वो परिवर्तित होनी शुरू होगी, चेंज होनी शुरू होगी और स्टेट्स में बाकी पार्टीज ने, छोटी छोटी पार्टीज ने, चाहे उसमें से कुछ कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे हम लोग देखेंगे कि केरला में चेंज होना शुरू हो गया, वेस्ट बंगाल में चेंज होना शुरू हो गया। धीरे धीरे जो जनता पार्टी है या कांग्रेस का एक धड़ा
जो अलग हुआ बाद में, क्लियर, जिन्होंने जो है वो इमरजेंसी के बाद सरकार भी बनाई अंडर दी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मुरारजी देसाई, क्लियर। तो धीरे धीरे मल्टीपल पार्टीज जो है वो हम लोगों को 1967 के बाद ओरिजिनेट होती हुई देखने को मिली। तो सेंटर में तो 67 के बाद भी कांग्रेस ही रही, लेकिन स्टेट में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बननी शुरू हो गई। और वहां पे प्रॉब्लम रही, क्योंकि जब 2, 3, 4, 5, 6 पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मिलकर सरकार बना रही होती है, जहां पे जिसको हम कोएलिशन गवर्नमेंट भी कहते हैं, तो उस गवर्नमेंट के गिरने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि अब जो हमारा सेंटर है और जो स्टेट है वहां पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो अब सेंटर ने अपनी पावर्स को मिसयूज भी करना शुरू कर दिया था। इंदिरा गांधी की जब हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री थे, तो सबसे पहले सेंटर ने पावर्स को मिसयूज करना शुरू किया, जहां पे बहुत सारी जो स्टेट्स थी वहां पे जो है वो अननेसेसरी प्रेसिडेंट रूल लगाए जा रहे थे। एंड एट द सेम टाइम इमरजेंसी भी हमारे देश में जब हम लोग देखते हैं लास्ट टाइम, तो उसी स्पेसिफिक टाइम पे लगाई गई थी। तो कहानी समझ आ रहा धीरे धीरे। तो हुआ क्या कि सेंटर ने धीरे धीरे अपनी पावर्स को मिसयूज करना शुरू कर दिया। जैसे और हम धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्लियर, 1990s के दौर की बात करेंगे, जहां पे कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी थी और बहुत सारी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर आ चुकी थी। कोई 50 सीट जीत रहा है, कोई 30 जीत रहा है, कोई 20 जीत रहा है, 15-20 पार्टीज मिलकर सरकार बना रही है, क्लियर। और कभी कोई समर्थन वापस ले रहा है, जिसके कारण सेंटर में हम लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा स्थिरता देखने को नहीं मिली। और वहां पे जो स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी थी, स्टेट्स की पॉलिटिकल पार्टी थी, चाहे हम डीएमके की बात करें या एआईडीएमके की बात करें, अगर मैं डीप साउथ में जाऊंगा, क्लियर, या कम्युनिस्ट पार्टीज की मैं बात करूं, क्लियर, या ये जो जनता पार्टी से बनी हुई पार्टियां थी उनकी मैं बात करूं, क्लियर, ये सारे के सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ये एक दूसरे की जो लेग पुलिंग थी उसमें इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं सेंटर में भी हम लोगों को बहुत ज्यादा सर्टेनिटी नहीं देखने को मिली। तो हुआ क्या कि स्टेट में भी पहले कोएलिशन गवर्नमेंट्स आई, क्लियर, और स्टेट्स में जो पहले 5 साल के कार्यकाल के बाद वहां पे इलेक्शंस हुआ करते थे, वहां पे बहुत जल्दी इलेक्शंस होने शुरू हो गए। कभी 2 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, 1.5 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, 3 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। एंड सिमिलरली यूनियन लेवल यानी कि लोकसभा में भी कोई 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन रहा है। तो इस तरीके से जो है वो लोकसभा बार बार डिसॉल्व हो रही है, तो सेंटर में अलग टाइम पे इलेक्शंस हो रहे हैं। क्योंकि कहानी सिंपल सी यही है कि नॉर्मली तो लोकसभा या विधानसभा का टाइम पीरियड 5 साल का होता है, लेकिन अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो वो डिसॉल्व होगा और फिर से वहां पे इलेक्शंस होंगे। तो यही कारण है जो 80s 90s का दौर है, जिसके कारण ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन हमारे 1967 से पहले हुआ करते थे, ये हम लोगों को खत्म होता हुआ देखने को मिला। सबसे पहले साइमल्टेनियस इलेक्शंस की डिमांड कहां से रेज हुई। अब थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आ रहा है, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि हमारे यहां पे भी पहले साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ करता था, क्लियर। क्योंकि जो 5 साल जब लोकसभा के पूरे होते थे, तभी 5 साल जो वो विधानसभा के भी पूरे हुआ करते थे। लेकिन 70s में, 80s में, 90s में जो है वो ये प्रक्रिया हम लोगों को खत्म होती हुई देखने को मिली और विधानसभा के अलग इलेक्शंस होने शुरू हो गए और लोकसभा के अलग इलेक्शंस होने शुरू हो गए, जिसका बहुत ज्यादा बर्डन जो है वो मेनली इलेक्शन कमीशन के ऊपर पड़ा। क्योंकि चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात की जाए या लोकसभा की बात की जाए, इनके इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की जो जिम्मेवारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है? आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबसे पहले 1963 में, पार्डन 1983 में, नॉट 1963, 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस डिमांड को प्रपोज किया, क्लियर। जो इनकी एनुअल रिपोर्ट सबमिट रहती है उसमें इन्होंने बताया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में नीति आयोग की बात की जाए, उसने भी बाद में एंडोर्स किया। पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात की जाए, उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया कि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो वो फिर से साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, अभी तक आज की अगर मैं बात करूंगा तो अभी भी साइमल्टेनियस इलेक्शन हमें इंप्लीमेंट होते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। इवन जो प्रधानमंत्री आपके हैं उन्होंने भी कहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो उनके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन 2018 मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, क्लियर, देखिए 2018 में भी ये इशू बहुत प्रेवलेंट था और आज भी ये इशू जो है वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, क्लियर, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोगों का एक ओपिनियन जो है इस स्पेसिफिक इशू से रिलेटेड जरूर होना चाहिए, क्लियर। तो जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स स्पेसिफिक टाइम पे डिमांड कर रहे हैं या एक रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। तो वही हमारा डिबेट है कि होंगे या नहीं होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्लियर। जैसे अभी 2022 की मैं बात करूंगा तो अगले साल 7 जो स्टेट्स हैं, स्टेट असेंबलीज हैं, वहां पे इलेक्शन है।
पहले हाफ में कुछ स्टेट्स में है जिनमें पंजाब भी है, और सेकंड हाफ में कुछ स्टेट्स में जिनमें हिमाचल है, उत्तराखंड है। तो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में भी आप लोगों को एग्जाम, तो पूरे साल में 7 लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन होंगे। तो खुद सोचिए कि किस तरीके से जो हमारी इलेक्शन मशीनरी है वो इन्वॉल्व रहेगी इस प्रक्रिया में। और आपको पता ही है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाने में जो टीचर्स हैं या जो गवर्नमेंट मशीनरीज हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो सारे इन्वॉल्व रहते हैं। क्लियर। उसके साथ साथ जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो भी उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज जो है वो अलग अलग टाइम पे मल्टीपल इलेक्शंस, अगर थ्रू आउट द ईयर ही इलेक्शन चलते रहे, 5 के 5 साल इलेक्शंस ही चल रहे हैं, हर साल पूरा साल इलेक्शन चल रहे हैं, तो सरकार जो है वो अपना काम कब करेगी, गवर्नेंस कब होगी, और अगर गवर्नेंस नहीं होगी तो फिर डेमोक्रेसी कैसे ग्रो करेगी, आप लोगों को बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक सर्विसेज कैसे मिलेंगी। तो ये तो वो ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है वो वाला कहानी है, ये वो वाली स्टेटमेंट है जो कहीं ना कहीं ये कहती है कि देयर शुड बी साइमल्टेनियस इलेक्शंस। बट एट द सेम टाइम बहुत टाइम से प्रयत्न हो रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं, उनके बारे में भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है उनका जो बैकग्राउंड है वो समझ आया होगा। क्लियर। तो अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस की सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई वी नीड साइमल्टेनियस इलेक्शंस, क्यों हम लोगों को साइमल्टेनियस इलेक्शंस की आवश्यकता है, जरूरत है। तो सबसे पहले जो है बात करेंगे, सबसे पहला तो सिंपल सी गेम है, दैट इज इट विल रिड्यूस द एक्सपेंडिचर। क्लियर। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, बिहार के कुछ समय पहले इलेक्शंस हुए थे, तो बिहार के इलेक्शंस में जो है वो अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ रुपीस का खर्चा आया। क्लियर। और लोकसभा के जब 2019 में इलेक्शंस हुए तो अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ रुपए का जो है वो हम लोगों को खर्चा देखने को मिला। तो अगर एक ही टाइम पे सारे के सारे इलेक्शंस हो जाएंगे तो इलेक्शंस कंडक्ट करवाना जो है वो आसान रहेगा, क्योंकि स्पेशली जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो एक ही टाइम पे, क्योंकि अगर मैं वोट डालने जा रहा हूं तो चाहे मैं एक जगह वोट कास्ट करूं या मैं 2 जगह करूं, कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो एक ही टाइम पे मैं लोकसभा का वोट भी डाल सकता हूं और अपने एमएलए के लिए भी वोट कास्ट कर सकता हूं। तो मेरा भी टाइम बचेगा और जो इलेक्शन कमीशन है उनका भी टाइम बचेगा। नेसेसरली जो गवर्नमेंट मशीनरी इसमें इन्वॉल्व रहती है, जो खर्चा पड़ता है सारे का सारा, चाहे सिक्योरिटी पर्सनल की मूवमेंट की बात की जाए, चाहे बाकी लोगों की मूवमेंट की बात की जाए, वो सारे का सारा एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो सकता है। उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी जिनको अलग अलग टाइम पे ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, उनका खर्चा भी बचेगा। और अगर इनका खर्चा बचेगा तो शायद लोगों की भलाई जो है वो हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का जो ध्यान है वो इलेक्शन जीतने पे नहीं रहेगा, उनका ध्यान जो है वो लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा, जो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को काफी हद तक मिसिंग देखने को मिलता है। तो पहला हिस्सा जो है वो इट विल रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब इलेक्शन हो ही रहे हैं तो उसी टाइम पे करा दो। अगर एक ही स्टेट में जो वो 300 करोड़ पड़ रहा है तो खुद कैलकुलेट कर लो कि अगर हमारी जो है वो हर एक स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं तो कितना खर्चा जो है वो बियर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। डन। दूसरा जो है दैट इज फोकस ऑन गवर्नेंस, जो मैंने इसी के साथ भी रिलेट किया। अब देखिए होता क्या है, जैसे अभी पंजाब आप लोग ज्यादा रिलेट कर सकते हो कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग योर रूलिंग पार्टी है, सारे इलेक्शन के जो मोड है उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, और किसी भी तरह के जो नए इनिशिएटिव है, नए डिसीजंस जो वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो नहीं लिए जा सकते हैं। तो आसान भाषा में नॉर्मल जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो है वो किसी तरह के स्पेशल अनाउंसमेंट्स नहीं की जाएंगी। तो इसी तरह का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब अलग अलग टाइम पे लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तब अलग लग रहा है, जब विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तब अलग लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस है उसके ऊपर इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, जहां पे हमारी जो मशीनरी है वो पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही होती है रेदर देन पीपल वेलफेयर। क्लियर। तीसरा जो पॉइंट है या नेक्स्ट जो है दैट इज अवॉइड डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल पब्लिक लाइफ। तो ये आपसे बेटर कौन जान सकता है, क्लियर, कि जब इलेक्शंस होते हैं तो कितना ज्यादा, चाहे मे बी इस स्टेटमेंट से कुछ लोग एग्री करें या ना करें, बहुत ज़्यादा जब बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं तो अननेसेसरली कभी ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, कभी नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये जो पैम्पलेटिंग होती है ये भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। नो डाउट है तो बायोडिग्रेडेबल है, क्लियर, लेकिन अगेन अगर मैं बात करूंगा तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है, स्पेशली ऑन द एनवायरनमेंट और उसके साथ साथ लोगों के ऊपर भी। डन। तो लोगों की जो नॉर्मल लाइफ है कि अच्छा यहाँ से रैली गुजर रही है, यहाँ पे हो रहा है, तो अननेसेसरली जो है वो क्योस हम लोगों को देखने को मिलता है। डन। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज योर रिड्यूस पॉपुलिज्म। देखिए पॉपुलिज्म का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग देखते हो कि जब इलेक्शंस आने होते हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मेरा मतलब है सिर्फ इंडिया की बात ही नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि जब इलेक्शन आने होते हैं तब हम धर्म की बात करते हैं,
तब हम भाषा की बात करते हैं, तब हम कास्ट की बात करते हैं। जब इलेक्शन नहीं होने होते तब सब नॉर्मल रहता है, देश अच्छा चलता है। लेकिन इलेक्शंस के आते ही, इलेक्शंस के पास ही कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है, इसका सबसे बड़ा शायद रीजन ये भी है, सबसे बड़े जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो हम लोग ही हैं, क्योंकि हम ही लोग जो है वो धर्म के ऊपर, अपनी कास्ट के ऊपर, इन अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो वोट कास्ट करते हैं। गवर्नेंस के ऊपर बहुत कम लोग जो हैं वो सेंसिबली ये कैलकुलेट करके वोट डालते हैं कि उनके फायदे में क्या रहेगा। क्लियर? तो जब तक हम लोग इन चीज़ों से जो है वो एक्सप्लॉइट होते रहेंगे, इंस्पायर होते रहेंगे, ऑटोमेटिक सी बात है कि जो पॉलिटिशियंस है वो इसका ज़रूर फ़ायदा भी बोल सकते हैं यार, जैसा जैसा देश वैसा भेष, यानी कि जैसे हम लोग हैं वैसे ही हमारे यहाँ की राजनीति है। अगर हम लोग सुधरेंगे तो राजनीति जो है वो अपने आप सुधर जाएगी। ये चीज़ बोलने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। तो कहाँ आसान भाषा में कि अगर पूरा साल ही इलेक्शंस होते रहेंगे, कभी ब्रेक ही नहीं मिलेगा, तो फिर सारी राजनीति ही होगी, काम की बात नहीं होगी। और राजनीति का सिंपल सा मतलब है कि ऐसे डिसीजन सरकारों के द्वारा लिए जाएंगे जो लोगों को खुश करने के लिए तो सही हैं, लोगों को खुश करने के लिए तो सही है, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म के लिए लोगों के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। नेसेसरी कर्जे वगैरह जो है वो सरकारों के बढ़ते रहेंगे और उसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट है, जो टैक्स, जो बर्डन आएगा वो सारा, या जो इंटरेस्ट बर्डन है वो सारे का सारा लोगों के ऊपर ही अल्टीमेटली शिफ्ट होगा। नेक्स्ट, स्थिरता, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगी, क्योंकि जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो चांसेस ये रहेंगे कि, क्योंकि अब देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में चेंज करना पड़ेगा, क्लियर, और जो प्रोसीजर कोड्स हैं हमारे पार्लियामेंट के, स्पेशली लोकसभा के, उनमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चांसेस ये रहेंगे कि शायद, क्योंकि होता गया है नॉर्मली, आई थिंक आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि सेंटर में अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी है तो जो स्टेट्स में उस पॉलिटिकल पार्टी के अलावा, यानी कि इस टाइम पे अगर सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है, जो एनडीए है, उसकी बहुमत या उसकी सरकार है, और जिन स्टेट्स में बाकी पार्टीज की सरकार है, तो कहीं ना कहीं टेंशन जरूर रहती है कि कहीं सेंटर जो है वो प्रेसिडेंट रूल ना लगा दे। अब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो हमारे सेंटर के द्वारा सभी पॉलिटिकल पार्टीज में, यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक को हम अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट हर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो सेंटर में बैठी हुई है उसने अपनी पावर को मिसयूज किया है और स्टेट्स के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट रूल को इंपोज किया है। कुछ जगहों पे जरूरत भी थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये पॉलिटिकल वेंडेटा ज्यादा था एज कंपेयर टू रैशनैलिटी। क्लियर? तो नेक्स्ट जो आपका है दैट इज स्थिरता, यानी कि स्टेबिलिटी, कि अगर ऐसा रहेगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो सेंटर के ऊपर भी प्रेशर होगा कि अननेसेसरली जो स्टेट्स हैं या स्टेट असेंबलीज जो हैं उनको एटलीस्ट डिसॉल्व ना किया जाए, क्योंकि अगर डिसॉल्व होगी तो फिर से इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। सस्पेंशन हो सकती है। सस्पेंशन का मेरा मतलब यह है कि 6 महीने तक रूल, प्रेसिडेंट रूल लग गया, 2 महीने तक लग गया और उसके बाद नई सरकार बन गई, उसी सरकार ने जो है वो कंटिन्यू किया। क्लियर? तो शायद साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो देयर आर चांसेस की स्टेबिलिटी, स्थिरता लेके आएंगे सरकार के अंदर भी। और अगर सरकार के अंदर स्थिरता होगी, सरकार को पता है कि अच्छा 5 साल के बाद मैंने इलेक्शंस में जाना है हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो अपने काम के ऊपर फोकस करेगी, वो लेफ्ट राइट ये जो पॉपुलिज्म की बातें हैं, लोगों को खुश करने के लिए डिसीजन नहीं लेगी, क्योंकि बोलना आसान है, इंप्लीमेंट करना जो है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे आसान चीज तो यही है ना कि बोलना कि मैं ये दे दूंगा, वो कर दूंगा, जिससे शायद आप शॉर्ट टर्म के लिए खुश हो जाओगे, लेकिन जब तक वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी, जब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, उस बोलने का कोई फायदा नहीं है। यही कारण है कि लोग जो है वो पॉलिटिशियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगेन ऐसा नहीं है कि वन साइड स्टोरी नहीं है, दोनों पहलू हैं। पॉलिटिशियन ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो अच्छी चीज़ें हमारे देश के अंदर हो रही हैं उनके लिए भी। क्लियर? तो पहली एडवांटेजेस जो है वो आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रही है। नेक्स्ट, सेकेंड इज दी कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं जो साइमल्टेनियस इलेक्शन के टाइम हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो चैलेंजेस की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहला तो यही है, दैट इज ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, कि इतना बड़ा देश, 7 लाख के आसपास पोलिंग स्टेशंस, क्या पॉसिबल है, क्या एक टाइम पे सारे के सारे फिर इलेक्शंस के रिजल्ट भी निकलवाना, कोऑर्डिनेट करना, इतने ज्यादा कैंडिडेट्स का खड़ा होना, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली अभी इसी चीज के ऊपर गेम चल रही है कि कैसे करवाए जाए। क्लियर? बोल तो रहे हैं, जो एडवांटेजेस हैं, पॉजिटिव डायमेंशंस तो हैं ही, हाँ, कि काफी फायदेमंद है, लेकिन कैसे करवाया जाए दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज, अगर अब आप खुद सोचिए कि जब, अब ध्यान रखना है यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन में सिर्फ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। क्लियर? यहाँ पे जो है वो जो लोकल बॉडीज हैं उनको साइमल्टेनियस इलेक्शंस के अंदर नहीं डाला गया है, क्योंकि लोकल बॉडीज जो है वो हमारे स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, देन स्टेट विल डिसाइड कि वहां पे कब इलेक्शंस हमने करवाने हैं। लेकिन अगेन कहानी क्या है कि जब इतने ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज की हम लोगों को आवश्यकता
पड़ेगी। ये एडवांटेज में भी है कि जो सिक्योरिटी फोर्स एक बार गई वो एक इलेक्शन के टाइम साथ साथ 2 इलेक्शंस भी साइमल्टेनियसली कंडक्ट करवा सकती है। बट एट द सेम टाइम अगर ज़्यादा जो है वो हमारे इलेक्शंस होंगे, क्लियर, ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर खड़े होंगे तो चांसेस ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर आवश्यकता है तो मेनली जैसे जो देश की सिक्योरिटी के लिए या जो रिजर्व्स पुलिस है वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे, या रिजर्व फोर्सेज उनको सबको मूव किया जाता है इलेक्शंस के लिए, तो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों के लिए उनको बनाया गया है वो प्रॉपरली कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑफ द नेशन जो है वो थोड़ी थ्रेटेंड हो सकती है, क्लियर। और साइमल्टेनियसली इतने ज़्यादा स्केल के ऊपर फोर्सेस को मूव करवाना एक जगह से दूसरी जगह पे उनके ऊपर खर्चा करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डन। नेक्स्ट आपका है अगेंस्ट दी डेमोक्रेसी। अब देखिए डेमोक्रेसी, अब यहां पे कहानी सिंपल सी एक ही रहती है कि हम लोग कैसे कोई स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूंगा तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों की इच्छाओं के अनुसार देश चले। अगर मेरे को कोई पसंद नहीं है तो मैं उसको कभी भी हटा सकूं। जैसे अभी रिसेंट इलेक्शंस का मैं एग्जांपल देता हूं। इस टाइम पे एनडीए की गवर्नमेंट जो है वो सेंटर के ऊपर बैठी हुई है। डन। अभी कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस हुए जिनमें बड़ा आपके पड़ोसी राज्य का मैं एग्जांपल देता हूं, दैट इज हिमाचल प्रदेश। तो वहां पे भी बीजेपी की सरकार है, यानी कि जो सेंटर रूलिंग पार्टी है वही यहां पे भी रूल कर रही है। लेकिन इस स्पेसिफिक टाइम पे वहां पे 4 सीट्स में इलेक्शंस हुए, 3 विधानसभा की सीटें थी, 1 लोकसभा की सीट थी। चारों की चारों सीट्स में जो है वो जो रूलिंग पार्टी है वो हार गई। और उसके बाद हम लोगों ने काफी, वहीं नहीं और जगहों के ऊपर भी ऐसा हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि जो पेट्रोल के प्राइसेस थे वो कहीं ना कहीं कट हुए। तो लोग अगर खुश नहीं है तो वो 5 साल के लिए वेट थोड़ी ना करेंगे कि 5 साल के बाद मैं बताता हूं उनको। वो रेगुलरली भी अपना जो एंगर है, या जो डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है कि अगर लोग खुश नहीं है, अगर लोग प्रसन्न नहीं है तो वो इमीडिएटली जो अपने रिप्रेजेंटेटिव उनको चेंज कर देंगे, चाहे वो जो मर्जी हो। अब ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे तानाशाही तो है नहीं, डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि एक बार कोई बैठ गया तो वही पूरी उम्र भर वही रहेगा। उसको कभी भी हटाया जा सकता है, उसे कभी भी सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके जो डिसीजन उनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है जो कि गलत डिसीजन हो। जो अच्छे हैं उनको अप्रिशिएट करो। लेकिन कहानी सिंपल सी है कि अगर मान लो हमने कर दिया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गए, 5 साल में एक बार इलेक्शन हो गए, क्लियर, तो फिर 5 साल तक वेट करते रहो कि 5 साल बाद बताते हैं। नहीं तो एटलीस्ट आपके पास चलो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं या कुछ और इलेक्शंस आपके अलग अलग स्टेट्स में हो रहे हैं, तो वो एक मैसेज जाएगा हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो वहां पे उनको पता चलेगा कि भाई ये डेमोक्रेसी है, यहां पे आपको लोगों के अनुसार चलना पड़ेगा, लोगों की बातें माननी पड़ेगी, क्लियर। तो थोड़ा सा इसको हम अनडेमोक्रेटिक एस्पेक्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑन वोटर बिहेवियर, क्लियर, डोमिनेशन ऑफ नेशनल इश्यूज। इन दोनों पॉइंट्स को साथ में बताता हूं। अब देखिए नॉर्मली होता क्या है कि जब हमारे सेंटर के इलेक्शंस होते हैं, यानी कि जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो वो देश को चलाने के लिए होते हैं कि देश कैसे चलेगा देश में, क्योंकि सिक्योरिटी जो है या फॉरेन पॉलिसी सारी इन्हीं के पास रहती है, या कुछ ऐसे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है, क्योंकि मैक्सिमम फंड सेंटर के पास रहता है, तो काफी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो भी सेंटर के द्वारा चलाए जाते हैं। तो जो नेशनल इलेक्शंस है, यानी कि लोकसभा के इलेक्शंस है, वहां पर ज्यादा नेशनल इश्यूज जो है वो डोमिनेट करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा। 2019 में जो है जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो उसी स्पेसिफिक टाइम पे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के इलेक्शन भी हुए उड़ीसा के अंदर। अब वैसे लोकसभा में जो ये एनडीए गवर्नमेंट थी, इन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में वहां की जो लोकल पार्टी थी दैट इज बीजेडी, उसने अच्छा परफॉर्म किया। तो कहीं ना कहीं वहां के जो लोग हैं उन्होंने बहुत जल्द डायरेक्टली जो है वो उसको डिफरेंशिएट किया कि लोकल इश्यूज के लिए ये अच्छा है, मतलब स्टेट इश्यूज के लिए ये बढ़िया है, और सेंटर के लिए ये अच्छा है, क्लियर। तो बेसिकली नॉर्मली क्या रहता है कि बहुत बार लोग जो कैरिड अवे हो जाते हैं कि अच्छा एक लीडर है जो सेंटर में है, उन्हीं के नाम पे वोट पड़ रहे हैं, पता ही नहीं है कि तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्टेट, जो लोकल लेवल के ऊपर या जो स्टेट इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि नेशनल इश्यूज के नीचे दब जाएं, तो फिर पर्पस ही खत्म हो जाएगा ना फेडरलिज्म का, जहां पे स्टेट्स को भी आप लोगों ने इक्वल पावर दी है, स्टेट्स की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, उसको भी तो बरकरार रखना है। तो अगर आप एक साथ ही सिंक्रोनाइज कर देंगे तो और ये चांसेस हैं, क्योंकि चाहे मानो ना मानो जो हमारे यूनियन के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन, वो ज्यादा बड़े इलेक्शन है क्योंकि वो पूरे देश के लिए हो रहे। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का ये वाला एक चैलेंज जो है ये भी फेस इस स्पेसिफिक टाइम पे, ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं जो कह रहे हैं। डन। डिमिनिश्ड अकाउंटेबिलिटी, जो मैंने अभी बताया आपको कि एक बार 5 साल हो गए, इलेक्शन हुआ, उसके बाद 5 साल के बाद आएंगे जी वोट मांगने। अब 5 साल काम किया नहीं किया दैट इज डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन। ऐसा होता है कि रेगुलर इलेक्शन होते रहते हैं तो पॉलिटिशियन भी ऑन टोज रहते हैं कि नहीं यार लोगों से वोट मांगने जाना है, तो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो एक बार ही अगर इलेक्शन होंगे, अगर इलेक्शन 5 साल के बाद होंगे, देयर आर चांसेस ऑफ रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी, कि उनसे सवाल या उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में हम लोगों को थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शन ही एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके अलावा तो आपकी बात ही नहीं सुनेगा कोई।
अब स्विट्जरलैंड वगैरह में वहां पे तो चलो ठीक है, इनिशिएटिव है, अलग अलग तरह के डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ इश्यूज हैं जहां पे आप रिकॉल कर सकते हो, अगर आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं है, आप कोई स्पेशल इनिशिएटिव ले सकते हो जो चाहते हो कि जिसके ऊपर डिसीजन लिया जाए बाय और पार्लियामेंट। बट राइट, हमारे यहाँ पे तो यही है कि इलेक्शंस जो हैं वही हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करके या प्रिजर्व करके उन्होंने रखा हुआ है। तो अलग अलग दोनों हिस्से हैं, फायदे भी हैं इसके, नो डाउट, जरूरत भी है, बट एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी हैं। तो यहां पे देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जब हम किसी चीज के फायदे भी देखते हैं, नेगेटिव्स भी देखते हैं, तो हमें वहां पे एक सोल्यूशन निकालना बड़ा ज्यादा जरूरी रहता है। अब वो जो सोल्यूशन निकालना है वो क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूशन यही हो सकता है कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्लियर, चाहे वो आपका इलेक्शन कमीशन भी एक स्टेक होल्डर में से एक आएगा, ये सारे के सारे जो बैठ के जो वो एक प्रॉपर कंसेंसस अख्तियार करें और फिर डिसाइड करें कि कैसे जो है वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस को करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। एक प्रपोजल ये भी है साइमल्टेनियस इलेक्शंस या इलेक्शंस के तहत कि इंडिया में 2 बार इलेक्शंस करवाए जाए, एक बार जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे तब मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स या 50-60% जितनी भी स्टेट्स हैं उनके लोकसभा के इलेक्शंस के साथ इलेक्शंस करवा दो, और दूसरे जो है वो 2.5 साल के बाद, यानी कि लोकसभा को हुए 2.5 साल हो गए, उसके बाद जो बाकी बची हुई स्टेट्स है वहां पे इलेक्शंस करवा दो। तो ये भी एक प्रपोजल है जो एक बैलेंस्ड प्रपोजल हो सकता है, क्योंकि हमारे देश का साइज जो वो बहुत ज्यादा बड़ा है। नो डाउट साइमल्टेनियस इलेक्शन ज्यादा बेटर हो सकते हैं क्योंकि एक ही स्पेसिफिक टाइम पे सारी चीजें करवाई जाएंगी, बट अगेन जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर, जैसे मान लो अगर आज मैंने साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाने हो या कल करवाने हैं, परसों करवाने हैं किसी ने, तो उसके लिए जिन स्टेट्स के अभी 3 साल हुए हैं वहां पे उनको भी डिसॉल्व करना पड़ेगा लेजिस्लेचर को, तो कहीं ना कहीं वो अगेन जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसके हम अगेंस्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा ही डेलिकेट इशू है, यही कारण है बहुत स्पेसिफिक टाइम से, बहुत ज्यादा टाइम से इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन था ये देखो, डिस्कस द बेनिफिट्स क्वेश्चन है डिस्कस द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस टू गो फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। अब यहां पे ना जब भी हम मेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हमें 3 चीजों के ऊपर काम करना होता है। पहली चीज होती है हमारी सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम का मतलब होता है किस चीज के सराउंडेड इस क्वेश्चन को बुना गया है, तो इसकी सेंट्रल थीम क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है जी। दूसरा रहता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब है कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शन का मैंने लिखना क्या है, क्या मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना है या मैंने फायदे लिखने हैं या नुकसान लिखना है, तो कंटेक्स्ट आपका है बेनिफिट एंड चैलेंजेस जो है वो आपने लिखने हैं। तीसरा आपका रहता है डायरेक्शन। डायरेक्टिव मतलब इसके साथ करना क्या है, मतलब कंटेक्स्ट और सेंट्रल थीम के साथ करना क्या है, तो डायरेक्टिव आपका है डिस्कस। डिस्कस का नॉर्मली मतलब होता है जहां पे हमने हर पहलू को के ऊपर विचार विमर्श करना है, उसका पॉजिटिव भी देखना है, उसका नेगेटिव भी देखना है। अब यहाँ पे वैसे कंटेक्स्ट में ही पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस की बात की गई है, तो हमने इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉइंट लिख दिया कि पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, आपने हर एक पॉइंट के ऊपर, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपके साथ डिस्कशन किया कि रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, रिड्यूस पॉपुलिज्म का मतलब क्या है, तो आपने उन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन अपने आंसर के अंदर लिखनी है। और ध्यान रखना जब भी आपका डायरेक्शन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एग्जामिन हो सकता है, कमेंट हो सकता है, जब भी आपका जो डायरेक्टिव है वो डिस्कस होगा तो कंक्लूजन इज मस्ट। तो आपको कंक्लूड जरूर करना पड़ेगा क्योंकि आपने दोनों एस्पेक्ट्स बताए हैं कि फायदे क्या हैं या चैलेंजेस क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं। क्लियर? तो वे फॉरवर्ड या जो हमारा सोल्यूशन है या कंक्लूजन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डायरेक्टिव डिस्कस। डन? तो वो मैंने बताया आपको कि अलग अलग तरीके से जो प्रॉपर, जब भी कोई इशू रहता है जहां पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो सारे के सारे एक प्रॉपर कंसेंसस जो है अगर बिल्ड होगा, डेवलप होगा तो सही रहेगा। तो ये है आपका मेंस का क्वेश्चन। आई होप आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा पढ़ते रहिए, ये मत इंतजार करिए कि पेपर कल आएगा, परसों आएगा, अगले साल आएगा। सिर्फ मेहनत करिए, पढ़िए। क्लियर? क्योंकि पीसीएस एग्जामिनेशन का जो लेवल है स्पेशली फ्रॉम पास्ट 1 or 2 ईयर्स, क्लियर, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। लास्ट स्पेशली अगर मैं लास्ट पेपर की बात करूँगा उसके बाद, तो आपको डेडिकेटली जो 1 साल के आसपास मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।